तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो 12th का है, केमिस्ट्री के 12th के क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री के 12th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जेक ने हाल ही में रिलीज किया है आपकी मॉडल पेपर 1, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। तो हम लोग पहले आज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को विद द रीजन के साथ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उसके आंसर को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे किस तरह से प्रॉब्लम बनता है। और उसके साथ में जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट के बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी स्टडी करेंगे। ओके, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर 1 पे दिए गए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर 1 में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उसको ध्यान देना है। हम लोग पहला क्वेश्चन को डन करते हैं, केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन का जो 12th का है, ये भी ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। इस सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन से, ये जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्यूब है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है कि किसी भी सेंटर पे क्यूब के ईच कॉर्नर में एटम्स होते हैं। ईच एंड एवरी कॉर्नर्स में 8 कॉर्नर से 8 एटम्स होंगे और साथ में बॉडी के सेंटर पे रहेगा। तो इनका जो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना होता है 1/8 into 8, क्योंकि कॉर्नर में जो एटम्स होते हैं वो 1/8 शेयर करते हैं और टोटल 8 कॉर्नर का एटम्स है, प्लस जो बॉडी के सेंटर पे है वो हमेशा कोई शेयर नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/8 into 8, 1 + 1, ये हो जाएगा 2। तो बीसीसी का जो नंबर ऑफ एटम पर सेल में कितना होता है? 2 होता है। तो देखेंगे 2 आपका ऑप्शन किस में है? तो 1 का ऑप्शन होगा आपका ए में 1, 2 में, बी में 2 है, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में पूछा गया है। द परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by sphere in a cubic closed packing CCP in 3 dimensional is, मतलब 3D स्ट्रक्चर पे जो बनता है सीसीपी का स्ट्रक्चर, उसमें कितने परसेंटेज रहता है सीसीपी का। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है तो डायरेक्टली बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बीसीसी होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, एफसीसी होता है, सीसीपी होता है। तो इसका जो परसेंटेज रहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 74% होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो उसमें 74% दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मोलरिटी पे पूछा गया है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपको बताना है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। द सॉल्यूशन एक्वा कंटेनिंग 40 ग्राम दिया है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और अब इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया आपका 2 लीटर दिया है, उसको ml में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, 2 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका निकालना है? NaOH का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम हो जाएगा, 40 कट जाएगा, 000 1/2 बोले तो 0.5 m। 0.5 आपका ऑप्शन कहाँ है? 0.5 आपका 0.5 जो आ रहा है ऑप्शन ए में आ रहा है आपका। तो 3 का क्या हो जाएगा? आपका 3 का यहाँ पर हो जाएगा ए।
3 का हो जाएगा A। ओके गाइस, चलिए नोट दिस पॉइंट, पॉइंट को नोट डाउन करो, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन हो गया सॉलिड स्टेट से पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशंस पे बेस्ड था, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। इसमें आपका पूछा है ईएमएफ ऑफ ए सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका वैल्यू दिया हुआ है, आपका दिया है ई नॉट सेल दिया हुआ Ni2 प्लस, फिर दिया है Ni, इसका वैल्यू दिया है 0.025 वोल्ट, फिर ई नॉट सेल कॉपर का दिया हुआ है कॉपर 2 प्लस और कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट दिया हुआ। ओके गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, हमको निकालना है ईएमएफ सेल। ईएमएफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं आरएचएस माइनस राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है, जो हमारे गैलेरिक सेल होते हैं उनमें जो इनोट सेल का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया आपका प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, अच्छा इनोट सेल निकल का वैल्यू यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस में दिया हुआ, तो माइनस, फिर ये माइनस 0.025 वोल्ट दिया हुआ है। क्या वैल्यू को ज्यादा दिख रहे हैं क्या? ये 0.25 दिया हुआ, सॉरी 0.25 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.25 वोल्ट, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये हो जाएगा 5932 0 पॉइंट हो जाएगा 59 वोल्ट। तो 0.59 वोल्ट कहीं दिया हुआ 0.59 वोल्ट, यस 0.59 वोल्ट आपका दिया हुआ ए नंबर में, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ए। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कांसेप्ट क्लियर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है कमेंट्स करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेवर प्रोसेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक में पूछा गया है। जो हेवर प्रोसेस होता है उसमें, हेवर प्रोसेस में अमोनिया को जो बनाते हैं, तो अमोनिया को बनाने के लिए यूज होने वाला कैटलिस्ट का नाम होता है Fe। तो Fe क्वेश्चन और कौन सा? Fe आपका ए में है, तो 5 का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 6 का बात करेंगे, अब हम लोग 6 का बात करेंगे, तो 6 में क्या हो ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हो गया है आपका पी ब्लॉक पे था। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ आयरन, मतलब ये मेटलर्जी पे क्वेश्चन है। आयरन का और कौन है? आयरन का और है हेमाटाइट, आयरन का और हो जाएगा आपका हेमाटाइट, तो 6 का हो जाएगा ये ए, आयरन का और हो जाएगा ए, 6 का ए हो जाएगा हेमाटाइट और, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पे है ये। अब इसको जो भी मेटलर्जी पे जो आयरन उसको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी केमिकल काइनेटिक्स पे क्वेश्चन दे दिया, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू एक्सचेंज। कैटलिस्ट आने से क्या बदलाव होता है, क्या चेंजेस होता है उसमें, ठीक है। उसमें जो चेंज होता है वो गिव्स एनर्जी तो नहीं होगा, एंथैल्पी भी नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होता है कैटलिस्ट काम करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 में पूछा है, सॉल्यूशन पे क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट। इसमें से कौन सा है जो इंडिपेंडेंट है ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। मोलारिटी जो होता है सॉल्यूशंस होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन पे जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो मोलारिटी होता है। मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो 1 kg वेट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता। नॉर्मलिटी में लीटर पे डिपेंड करता है, फॉर्मुलेटी भी लीटर पे डिपेंड करता है, और दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मोलारिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है,
नॉर्मलिटी भी, फॉर्मेलिटी भी और मोलरिटी केजी पे डिपेंड करता है वेट पे, इसलिए जो मोलरिटी होता है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। तो 8 का हो जाएगा आपका बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन दिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी कब बढ़ता है? ऑब्वियसली जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। कोरलेस भाई ने हम लोग को बता दिया, जो कोरलेस भाई था हम लोग को बता दिया, पहले बोल दिया गया कि बोला कि कंडक्टिविटी तभी बढ़ता है जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो डाइल्यूशन कहां इंक्रीज कर रहा है? ऑप्शन ए में। तो 9 का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? इसको तो बनाना पड़ेगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O5, N2O5 का कोवैलेंसी निकालना है। तो N2O5 का कोवैलेंसी निकालने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। नाइट्रोजन है, इनके वैलेंस शेल में कितना होता है? 5 होता है। दो नाइट्रोजन्स है, इनके वैलेंस शेल में कितना होता है? इनका वैलेंस शेल में कितना होता है? 5 होता है। 5 ऑक्सीजन्स है, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितना होता है? 6 होता है। इसके वैलेंस शेल में भी कितना होता है? 6 होता है। इनके वैलेंस शेल में भी 6 होता है। इनके वैलेंस शेल में भी 6 होता है। और एक ऑक्सीजन बचा, उसको मिडिल में शो करेंगे। तो 6 1 5 1 इधर से बॉन्ड बनेगा, ये इधर से बॉन्ड बनेगा। इसके साथ ये शेयरिंग करेगा तो इसका 8 हो जाएगा। आप नाइट्रोजन काउंट करना, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। अगर इनके साथ शेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। और नाइट्रोजन कभी भी सुपर ऑक्टेट नहीं बनाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑफ d ऑर्बिटल होता है। इससे नाइट्रोजन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो डोनेट करेंगे। जिस तरह सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ भी सेम सिचुएशन बनेगा क्योंकि यहाँ भी सेम चीज है। 2 कोवैलेंट बनाएंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब चेक करेंगे कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 1 4। तो नाइट्रोजन का जो यहाँ पर कोवैलेंसी होगा वो 4 होगा। देखो 4 कहाँ पे है? 4 4 4। क्वेश्चन नंबर 10 1 2 3 4, ऑप्शन डी। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ये पीवलो का क्वेश्चन था, हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा गया उसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? ये तो एफएनडी लोग का क्वेश्चन है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कलर्ड कंपाउंड, जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं? कलर्ड कंपाउंड वही होते हैं जिनके डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होगा डी सबसेल में, उनका कलर होगा। और जिनके डी में 0 या डी में 10 होगा वो कलरलेस होगा। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे इन्हें कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे, देखेंगे कौन कलर आ रहा है कौन कलरलेस आ रहा है। ओके गाइस, चलिए चेक करते हैं हम लोग इस कांसेप्ट को। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? Sc3+, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। लगाओ कॉन्फ़िगरेशंस, Ar18 4s2 और 3d1, 18 to 20 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हो जाएगा 4s0 3d1। ये तो कलरलेस हो जाएगा, 3d0 हो जाएगा, 3 निकालना। सॉरी, अब बताइए कलरलेस हो जाएगा। अभी आपको बताया कलरलेस होता क्या है, तो कलरलेस हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया या तो 10 आएगा तो कलरलेस। बी में चेक करेंगे, बी का चेक करो। Mn2+ 25 होता है, चेक करो। Ar18 4s2 3d5, 4s2 3d5। तो चेक करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d5।
n+a रूल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, लोअर एनर्जी से निकलेगा, ठीक है। तो कितना 4s0 हो जाएगा 3d5, मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा। तो 11 का हम लोग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें डी अनपेयर्ड रहा तो वो हो जाएगा कलर्ड, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा कलर्ड, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन जो एफएनटी ब्लॉक था खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे एफएनटी ब्लॉक पे क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन, M मेटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अच्छा Z भी दिया हुआ, Z मींस होता है एटॉमिक नंबर 27, ऑब्वियसली ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग चेक करें। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 12 पे आपका पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू रूट अंडर n+2 bm बोर्स मेगाट्रॉन। ओके, हमको n का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है कितना आएगा। तो पहले हमको अनपेयर्ड निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है Z27, तो Z मतलब 27 दिया हुआ है, तो ये कोबाल्ट को बता रहा है, तो कोबाल्ट का 27 है, तो यहाँ लिखेंगे Ar18 4s2 और 3d 20 और 2 इधर 7 देंगे तो 27 हो जाएगा। हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकाल दिए, यहाँ से 1 6 हो गया, 3 निकाल दिए, टोटल 3 निकालना है क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज पे है। हाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी Mn2+ है, Mn2+ है, मतलब क्या हो जाएगा ये 3d7 रहेगा। तो D का हमको अनपेयर्ड चेक करना पड़ेगा, तो D का अनपेयर्ड चेक करो, इसमें 5 सबसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो N का अनपेयर्ड कितना आएगा? N मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहाँ पर 3 होगा। अब N का वैल्यू पुट करो, N का वैल्यू 3 पुट करना है, तो 3 + 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 5 15, रूट 15 का वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग मतलब क्या 8, हाँ 3.8 समथिंग आएगा। 3.8 समथिंग किसमें है? ऑप्शन बी में 3.87 दिया है। bm बोर्स मेगाट्रॉन में am 3 पॉइंट समथिंग आ रहा, मतलब ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन बी में आ जाएगा। तो 12 का हो जाएगा आपका, यहाँ पर 12 का हो जाएगा आपका कितना बी, 12 का कितना हो गया बी हो गया। चलिए ये भी खत्म हो गया मेरा डी एफएनटी ब्लॉक क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑक्सा एसिड्स इन व्हिच P एग्जिस्ट इन, मतलब फास्फोरस का कौन सा ऑक्सा एसिड जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फास्फोरस पर +5 होगा। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है H3PO3, तो P का निकालना है, तो +1 × 3 फास्फोरस 1 ऑक्सीजन -2 × 3 होल ओवर का 0, इधर हो जाएगा +3x - 6 = 0 और x = कितना होगा 6 - 3 3 जाएगा, इधर -3 हो जाएगा तो क्या होगा +3, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक करो H3PO2 +1 × 3 फास्फोरस का x ऑक्सीजन का -2 × 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा +3x - 4 = 0, तो -4x = +1, इसका +1 आ रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे सी नंबर में क्या आ रहा है H3PO4 यहाँ पर कितना होता है +1 × 3 फास्फोरस का x ऑक्सीजन का -2 × 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया +3x - 8 = 0,
तो आ जाएगा आपका कितना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा +5, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 13 का हो जाएगा सी। अच्छा डी का भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, इसको भी चेक कर लो, H4 P2 O6, इसका +1 × 4 +4, ये 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 × 6 ऑल ओवर 0 हो जाएगा, ये +4 2x -12 इज इक्वल टू 0, ये कितना होगा, 12 से 4 गया तो कितना बचा 8, 2x - 8 इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/2, मतलब आ जाएगा +4, मतलब सी इज करेक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, डायरेक्ट मेटलर्जी में क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीट करना है और को इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उससे कम मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, उसमें दो होता है, एक अबव होता है बिलो होता है, अबव होता है कैल्सिनेशन, बिलो होता है रोस्टिंग। तो आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी हो जाएगा, रोस्टिंग होगा, क्योंकि बिलो बोला है, अबव बोलता तो कैल्सिनेशन से होता। अच्छा रिडक्शन भी स्मेल्टिंग दिया हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें रोस्टिंग होगा। ओके तो चलो 14 का हो जाएगा आपका बी, 14 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स, इसमें से कौन सा लिगेंड है जो फॉर्म करता है चिलेट लिगेंड, चिलेटेड लिगेंड, चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। अच्छा एसीटेट, एसीटेट CH3CO- नॉन-रिलेटेड लिगेंड्स है, ऑक्सिलेट चिलेटेड लिगेंड्स है, क्योंकि इसमें मोर देन वंस होता है, साइनाइड नॉन-रिलेटेड है, अमोनिया भी सिंगल डोनेटेड है, तो ऑक्सिलेट जो होता है COO- ये जो आता है आपका, ये होता है चिलेटिंग लिगेंड्स। तो आपका 15 का हो जाएगा बी, 15 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या क्वेश्चन पूछा है, अच्छा आपका 15 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे था, 16 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे क्वेश्चन है, 16 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे क्वेश्चन है। तो आपको यहां देखना है PTNH3 थ्राइस Cl2Br BrCl, हैलाइड आयंस निकालना है, हैलाइड कितने आयंस है, तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। बोलते स्टूडेंट क्या करता है, इसमें इसका 2 इसका 1 3 और इसका 1 क्या करता है 4 कर जाता है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड आयंस निकालना है, एक तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों में से एक को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव लिगेंड्स हो जाएगा, दोनों एक साथ अलग अलग बात आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई एक बताना है, तो पॉजिटिव भी एक है नेगेटिव भी एक है, तो 1 होगा। तो 16 का 1 कहाँ पे है डी में, तो 16 का हो जाएगा आपका डी। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है CH3Br NaCH3 इन ड्राई ईथर, प्रोडक्ट भी दिया है, जो आपका वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन दिया, किस पे दिया है वुड्स रिएक्शन पे। तो आपका 16 17 का हो जाएगा वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन बी। चलो यहाँ पे नोट डाउन करो, सीरियस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन 17 तो आपका हेलोल्केन से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हेलोल्केन से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है CH3 CH2Br, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, अल्कोहलिक KOH। जब भी अल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एल्कीन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बाय प्रोडक्ट बनाएंगे K OH- तो बनाएंगे KBr OH, यहाँ से H निकाल दिया तो यहाँ बन जाता है H2। अब ये चेक करना ऑप्शन कहाँ पे है, 18 का 18 का A, 18 का क्या हो जाएगा A हो जाएगा। 19 में चेक करो, ब्यूटेन 2 ऑल 2 डिग्री ब्यूटेन कौन है, ब्यूटेन 2 ऑल कौन सा 2 डिग्री है, ये पूछा है।
तो देखो ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, ये कितना OH ग्रुप, जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। ओके, ये 2 डिग्री हो गया, मतलब 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है C2H5OH, इनको रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ, इनकी प्रोडक्ट बताना है, इनके जो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को बताना है ए क्या है। तो C2H5 जब भी होता है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से H को निकाल देंगे तो ये H2O निकल जाएगा। बचा क्या, 2 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पे है, ऑप्शन ए 20 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 21 में चलते हैं। 21 में क्या पूछा है, अच्छा एल्डिहाइड को रिडक्शन करने बोला है, कर लो रिडक्शन। आपका एजेंट दिया हुआ LiLH4 क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ये ब्रेक करेगा, रिडक्शंस करवाने बोला है, नेचुरल हाइड्रोजन होगा, CH3 ऊपर में आएगा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। ये कहाँ पे है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 22 which of the following is not, इसमें से कौन सा नहीं है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कौन सा मेथड है जो मेटल को रिफाइनिंग करने में यूज नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो होता ही है, पॉलिंग, लिक्वेशन, स्मेल्टिंग होगा। 22 का स्मेल्टिंग मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। रेडियोएक्टिव हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, आप टू द पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो आपका आ जाएगा 23 में, 23 का हो जाएगा बी, 23 का क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अब आते हैं 24 में। 24 को आते हैं, 24 में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए 24 स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इसमें से बताना डायमैग्नेटिक कौन है। डायमैग्नेटिक वही होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ओके गाइस, जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे ए नंबर आपका दिया है कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट का कितना होता है आपका 27, ये हो जाएगा Ar18 4s2 3d7, 2 निकालना है तो 4s0 3d7। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही, क्योंकि d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा, तो d में तो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, या n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी चेक करो। Ni2+ है, निकल 28 होता है इसका, चेक करो। Ar18 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s0 3d8, d का इलेक्ट्रॉन चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी होगा नहीं डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक है। सी पे चेक करो, Cu2+ 29 स्पेशल गैस, Ar18 4s1 3d10 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन आपको 2 निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा Ar18 ठीक है, Ar18, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4s2 इलेक्ट्रॉन 4s0 3d9। यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो होंगे पैरामैग्नेटिक। यहाँ भी अनपेयर्ड 1 है, ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे। डी को चेक करो,
डी मेरा Zn2 प्लस है, इसका 30 होता है, यहाँ पर होगा AR 18, ये हो जाएगा 4s2 3d10, 2 निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4s0 3d10, 3d10 हो गया, मतलब यहाँ पे आपका अनपेयर्ड 0 हो जाएगा क्योंकि 5 6 7 8 9 10, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 मतलब क्या, डायामैग्नेटिक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से चेक कर सकते हैं डाया वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी 25 का हो जाएगा आपका सी। 26 में आते हैं, 26 को बनाना पड़ेगा, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, रिएक्शन करना पड़ेगा। चलते हैं 26 पे। 26 पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 26 में पूछा गया है 26 में पूछा गया आपका 26 में है CH3 CH2R प्लस अल्कोहलिक KCN। KCN में K प्लस Cn माइनस, ये माइनस ये प्लस हो जाता है, ये इंटरचेंज होगा, CH3 CH2 Cn प्लस क्या बन जाएगा KR। केवल प्रोडक्ट कहाँ पे चेक करो, 26 का B, 27 बोला है प्रोपीन को हाइड्रेशन करने बोला है, तो प्रोपीन बनाओ, प्रोपीन डबल बॉन्ड हाइड्रेशन करने बोला है, मतलब H2O, H प्लस होता है OH माइनस, OH माइनस हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जुड़ता है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, OH इस पे अटैक करेगा, तो ये होगा CH3 CH OH और CH3। ये प्रोडक्ट चेक करो कहाँ पर है, 2 डिग्री अल्कोहल पे, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन बी 27 का बी, 27 का बी। अब 28 के चेक करते हैं। 28 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है C2H5CHO NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा, सोडियम सॉल्ट बन रहा और अल्कोहल बन रहा है, तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है C5H5CHO, C6H5 होना चाहिए, C6H5CHO होना चाहिए। ये 2 टाइम से इसको NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपका 2 बार रिएक्शन होगा। एक का रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा का होता है रिडक्शन। जो कनिजल रिएक्शन में होता है, एल्कोहल में क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कनिजल रिएक्शन में क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, उस तरह रिएक्शन बनाते हैं कनिजल रिएक्शन। और कनिजल रिएक्शन में हमेशा सोडियम सॉल्ट बनता है क्योंकि वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस। तो 28 का होगा कनिजल रिएक्शन कहाँ पे है, कनिजलो क्वेश्चन कहाँ गया, कनिजलो रिएक्शन ऑप्शन डी 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 में आते हैं, 29 पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो चेक कर लो। इसके पास लोन पेयर होता है, यहाँ एक बॉन्ड हुआ, CH3 बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 लोन पेयर 1 बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 का क्या होता है हाइब्रिडेशन, 4 का हो जाता है sp3, तो 29 का sp3 क्या हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा कि 1 डिग्री एसिड अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइड। तो को पता ही है एसिड अमाइड से अमाइड कौन बनाता है, जो आपको नाइट्रोजन कंपाउंड्स अमीन्स में पढ़ा चुके हैं, वो डायरेक्ट 1 डिग्री एसिड अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो 30 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ओके, चलिए 30 हो गया। अब आते हैं आगे, 30 हो गया, अब चलेंगे आगे 30 31 फिर 32 चलेंगे, 30 हो गया, 30 पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा दिया है पूछते उसमें। अब 31 पे चलते हैं। 31 पूछा है
मिथाइलामीन मतलब CH3NH2 को नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस निकालता है। तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर हमको N2 गैस को दिखाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3OH बनता है, ठीक है, OH और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको नाइट्रोजन गैस कौन सा गैस निकालता है यही पूछा गया है, रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाइट्रोजन गैस निकलेगा कौन सा है 31 का B, 31 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा। 32 पे आते हैं, क्या बोलता है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। अगर सुक्रोज C12H22O11 इसको हाइड्रोलाइसिस करने बोला है तो ये बनाता है आपका C6H12O6, फिर बनाता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। कहाँ ऑप्शन देखो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑप्शन डी। 32 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 33 पे आते हैं। 33 में पूछा है कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडीज एज। जिस तरह से हम प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है तो बोलता है कि जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर ग्लाइकोजन में रहता है। बायो पे क्वेश्चन पूछ दिया है आपका। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन, मतलब 33 का हो जाएगा बी। 34 का बात करते हैं। A drug which is effective in curing malaria is। मलेरिया में यूज होने वाले इलाज के लिए मेडिसिन का नाम पूछ रहा है। एस्पिरिन, क्विनाइन। अच्छा तो डायरेक्ट दिया क्विनाइन होता है तो ऑप्शन बी होगा 34 का बी। डायरेक्ट केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। 34 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 35। लास्ट क्वेश्चन 35। बेकलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर फाइबर थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो ये हो जाएगा आपका थर्मोप्लास्टिक तो होता नहीं है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक पॉलीमर्स होना चाहिए। 35 का डी होना चाहिए, 35 का डी। तो इसी तरह से हम लोग जो डीपीपी क्वेश्चंस था हम लोग का मॉडल का वो हम लोग कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से अगर जेक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे आप ज्वाइन हो जाइए, या मेरे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और उसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा। जो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जो भी बताएंगे वो भी एग्जाम सारे टेल निकल जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको चाहिए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए मॉडल का उस तरह से अभी कंटिन्यू चलते रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, उसके सब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करवाएंगे। आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट के लिए केमिस्ट्री के अब सब्जेक्टिव करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।